हेलो विद्यार्थी, BDS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। आपकी पिछली क्लास में मैंने आपको धातु कार्बोनेट अम्लों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, इसके अलावा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको समझाया। ध्यान से देना, समझना, ध्यान से देखना, समझना। मैंने आपको बताया था कि धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, और आपको उत्तर दिया था मैंने कि धातु कार्बोनेट जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। कौन सी गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। इसके अलावा मैंने बताया था धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के बाद मैंने बताया था क्या बनाते हैं? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाते हैं? जल। और मैंने आपको वीडियो के अंत में आपको से कहा था कि मैं कल आपको एक नया टॉपिक, तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं कि अम्ल और क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये अपना टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं नोट करा देता हूं। पहले टॉपिक सुनना कि अम्ल एवं क्षारक, ध्यान देना, अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया कैसे करते हैं? अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं? परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, समझना, परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। ध्यान दें, समझना, ये टॉपिक है आपका कि अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, क्लियर। ये आपका एक टॉपिक जिसके बारे में मैं आपको व्याख्या कर रहा हूं या जिसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूं। तो पहले मैं इसको एक क्रियाकलाप के द्वारा आपको समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैं इसमें जिसको कि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं या वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, उसके बारे में फिर व्याख्या करेंगे। तो पहले इसको क्रियाकलाप है उसका या इसका जो प्रयोग है उसको आप समझिए। तो ध्यान से प्रिय छात्र छात्राओं कि एक परख नली में, ध्यान देना, क्रियाकलाप को बता रहा हूं। पहले मैं एक परख नली में हमने ले ली भाई एक परख नली, ध्यान समझना, एक परख नली में, किसमें? एक परख नली। ये क्या ले ली हमने? परख नली ले ली। क्या ले ली? परख नली में। और एक परख नली में कितना? 2 ml NaOH का घोल लेते हैं। कितना? 2 ml। ध्यान देना, कितने ml? 2 ml। कितने ml? 2 ml। 2 ml किसका? NaOH का क्या लेते हैं? घोल लेते हैं। क्या लेते हैं? घोल। आई बात समझ में? ध्यान देना, समझना। एक क्या लेते हैं? परख नली लेते हैं। क्या लेते हैं? परख नली। और परख नली में 2 ml NaOH का क्या लेते हैं? घोल लेते हैं। क्या लेते हैं? घोल। और इसमें 1-2 बूंद, किसमें? NaOH के घोल में। किसमें? NaOH के घोल में। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा के नाम से भी इसको जानते हैं। किसके नाम से? कास्टिक सोडा। NaOH, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो किसका उदाहरण है? एक क्षार का। ध्यान रखना, NaOH किसका उदाहरण है? क्षार का। और क्षार में भी कैसे? प्रबल क्षार का। कैसे का? प्रबल क्षार का। क्लियर। क्योंकि इसकी जो pH होती है ना, pH वो कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है? 14 pH होती है। कितनी होती है? 14 pH होती है। क्लियर। समझना, इस बात को ध्यान देना, नोट करना कि भाई हम क्या लेते हैं? परख नली लेते हैं।
और परख नली में 2 ml NaOH का क्या लेते हैं, घोल लेते हैं। क्या लेते हैं, घोल लेते हैं। और इसमें 2-3 बूंद किसकी डालते हैं, फिनोप्थैलीन विलयन की डालते हैं। कितनी बूंद, 2-3 बूंद, लिख लेना, 2-3 बूंद किसकी डालते हैं, फिनोल्फथैलीन की डालते हैं। फिनोल्फथैलीन। आई बात समझ में, ध्यान देना, समझना। क्या लिया हमने, सबसे पहले क्या ली, परख नली ली, उसमें 2 ml क्या लिया, NaOH का क्या लिया, घोल लिया, और इसके अंदर हमने 2-3 बूंद किसकी डाली, फिनोल्फथैलीन की डाल दी। और मैंने लिखा रखा है आपको कि फिनोप्थैलीन है, मेथिल ऑरेंज है, ये सूचक का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और कैसे सूचक होते हैं, कृत्रिम सूचक होते हैं। कैसे होते हैं, कृत्रिम। मैंने आपको पाठ की शुरुआत में बताया था सूचक 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक सूचक और एक होते हैं कृत्रिम सूचक। और प्राकृतिक सूचक में मैंने आपको हल्दी, लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी आदि के बारे में समझाया। जबकि जो कृत्रिम जो सूचक होते हैं वो कृत्रिम सूचक में होते हैं अपने मेथिल ऑरेंज होता है, फिनोप्थैलीन होता है, इनको हम संश्लेषित सूचक, मानव निर्मित सूचक या कृत्रिम सूचक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और मैं बता रहा हूँ कि भाई एक परख नली में लगभग 2 ml NaOH का क्या लेते हैं, घोल लेते हैं, और इसमें 2-3 बूंदें क्या डालते हैं, फिनोप्थैलीन की डालते हैं। किसकी डालते हैं, फिनोप्थैलीन की। आई बात समझ में। तो आपका क्रियाकलाप करा है, विलयन का रंग क्या होगा, तो देखिए फिनोप्थैलीन जो होता है ना, ये क्षारीय माध्यम में, कौन से माध्यम में, क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है, गुलाबी। क्यों, NaOH लिया है, NaOH क्या है, क्षार है, क्षारीय माध्यम है कि नहीं, क्षारीय विलयन है। और क्षारीय विलयन में जैसे फिनोप्थैलीन की 2-3 बूंद डालते हैं तो कैसा हो जाएगा, विलयन का रंग गुलाबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गुलाबी। आई बात समझ में, कैसा हो जाएगा, गुलाबी। आई बात समझ में, तो गुलाबी रंग हो जाएगा। कैसा रंग हो जाएगा, गुलाबी। गुलाबी रंग हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है, गुलाबी रंग हो जाता है। क्लियर, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब मैंने सूचक पढ़ाए थे कि फिनोप्थैलीन जो होता है, फिनोप्थैलीन जो होता है ना, फिनोप्थैलीन, आई बात समझ, फिनोप्थैलीन जो होता है ना, ये फिनोप्थैलीन जो होता है ये क्षारीय माध्यम में, कैसे माध्यम में, क्षारीय माध्यम में कैसा रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। कैसा रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। आई बात समझ, कैसा रंग देता है, गुलाबी। क्लियर, आई बात समझ। अब क्या करते हैं इस परख नली के अंदर, ध्यान देना, आई बात समझ। अब इस परख नली के अंदर या इस विलयन में, कौन से विलयन में, NaOH के, अब इस विलयन में, अब इस विलयन में, विलयन का मतलब है परख नली में, अब इस विलयन में, क्वेश्चन लिख दूं, परख नली, क्या, परख नली। अब इस विलयन में, अब इस विलयन में, ठीक है ना, अब इस विलयन में एक एक बूंद, किसकी, एक एक बूंद, एक एक बूंद किसकी, तनु HCl, किसकी, तनु HCl। HCl जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, प्रबल अम्ल का भी उदाहरण है, क्योंकि HCl की जो pH होती है वो 0 होती है। कितनी होती है, 0। तो प्रबल अम्ल का उदाहरण भी है। तो देखिए मैं कह रहा हूं अब इस विलयन में, यानी जो विलयन किसके अंदर है, परख नली के अंदर है। किसके अंदर है, परख नली के अंदर है। अब इस विलयन में यानी परख नली में एक एक बूंद क्या करते हैं, तनु HCl, तनु HCl, ठीक है ना, तनु HCl विलयन मिलाकर रंग देखते हैं। तनु HCl विलयन मिलाकर, तनु HCl विलयन मिलाकर, क्या मिलाकर, विलयन मिलाकर
और क्या देखते हैं, इसका रंग देखते हैं, विलयन मिलाकर रंग देखते हैं। क्या देखते हैं, रंग देखते हैं। एक एक बूंद तनु HCl विलयन मिलाकर रंग देखते हैं। तो क्या देखेंगे हम, जब रंग देखेंगे ना, समझना रंग देखते हैं तो जो रंग है इसके अंदर पहले कैसा रंग था, गुलाबी। अरे देखो हमने क्या लिया था, NaOH का विलयन लिया था, 2-3 बूंदें किसकी डाल दी, यानी फिनोप्थैलीन की डाल दी, रंग कैसा हो गया, गुलाबी हो गया। कैसा हो गया, गुलाबी हो गया। क्लियर। अब जब गुलाबी रंग हो गया, ठीक है ना, और उसके अंदर अब इस विलयन में, यानी उसके अंदर गुलाबी रंग हो गया, अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, 2-3 बूंदें या एक बूंदें किसकी, तनु HCl विलयन की हम जब उसके अंदर डालते हैं और रंग को देखते हैं, तो रंग जो होता है ना, रंग क्या होता है, रंग जो होता है, रंग तो गायब हो जाता है, कोई रंग नहीं आता है। आई बात समझ में, कि जैसे ही हम क्या मिलाते हैं, उसमें अम्ल मिलाते हैं, तो अम्ल मिलाते हैं ना, अम्ल, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है, कोई रंग नहीं आता है। क्या नहीं आता है, कोई रंग नहीं आता है, यानी रंग क्या हो जाएगा, वो जो गुलाबी रंग है वो गायब हो जाएगा, कोई रंग नहीं आता। आई बात समझे। एक बात बता देता हूं, मैं यहाँ लिख देता हूं, कोई रंग नहीं आता, कोई रंग नहीं आता। इसका मतलब है रंग कैसा हो जाता है, गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। रंग क्या होता है, समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आई बात समझ में। क्योंकि अम्ल मिलाने पर फिनोप्थैलीन का रंग क्यों बदल गया, क्यों बदल गया, क्योंकि क्षार में अम्ल मिलाने पर क्षार का क्या हो जाता है, प्रभाव खत्म हो जाता है। कि जब क्षार के अंदर जब हम अम्ल मिलाएंगे ना, तो जो क्षार का प्रभाव है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उस क्षार का प्रभाव समाप्त हो जाता है। आई बात समझ में। अम्ल, जैसे ही क्षार के अंदर हम अम्ल मिलाएंगे तो जो क्षार का प्रभाव है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आई बात समझ। और यही कारण है कि फिनोप्थैलीन का रंग क्या हो जाता है, या बदल जाता है। क्या हो जाता है, रंग बदल जाता है। और आप जानते हैं फिनोप्थैलीन जो होता है ना, फिनोप्थैलीन ये अम्लीय माध्यम में कोई रंग नहीं देता। मैंने बात लिखा रखा है, ये अम्लीय माध्यम में और उदासीन माध्यम में कोई रंग नहीं देता, रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं देता, कोई रंग नहीं आता, इसलिए रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। दोबारा ध्यान से समझना लाइन को। भाई देखिए, मैंने क्या ली, परख नली के अंदर क्या लिया, एक परख नली ली, और परख नली के अंदर क्या मिल लिया मैंने, 2 ml NaOH का क्या लिया मैंने, घोल लिया। क्लियर। और इसके अंदर 2-3 बूंदें किसकी डाल दी मैंने, फिनोप्थैलीन की। किसकी, फिनोप्थैलीन की। और हम विलयन के रंग को देखते हैं तो विलयन रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो फिनोप्थैलीन जो होता है ना, ये क्षारीय माध्यम में कैसा रंग प्रदान करता है, ये गुलाबी रंग प्रदान करता है। कैसा रंग प्रदान करता है, गुलाबी रंग प्रदान करता है। कैसा, गुलाबी। क्लियर। लेकिन अम्लीय माध्यम में फिनोप्थैलीन जो होता है वो अम्लीय माध्यम में और उदासीन माध्यम में कोई रंग नहीं देता, रंगहीन होता है। बात आई समझ में। ये दो संश्लेषित सूचक जो है ना फिनोप्थैलीन, उसकी विशेषताएं यहाँ तक समझ में आएगा। गुलाबी रंग हो गया। अब बता रहा हूं मैं कि इस विलयन में, कौन से विलयन में, इस परख नली वाले विलयन में, क्यों, इसमें क्या मिला हुआ है, NaOH। क्या है इसमें, NaOH। और क्या है, 2-3 बूंदें किसकी हैं, फिनोप्थैलीन की। 2-3 बूंदें किसकी हैं, फिनोप्थैलीन की। 2-3 बूंद किसकी हैं, फिनोप्थैलीन की। क्लियर। और इनमें एक बूंद क्या करते हैं, तनु HCl विलयन मिलाकर, क्या मिलाकर, एक बूंद तनु HCl अम्ल मिलाकर या विलयन मिलाकर रंग को जब हम देखते हैं तो कोई रंग नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि क्षार के अंदर जब अम्ल मिलाते हैं, ना, तो क्या हो जाता है, क्षार का प्रभाव ही क्या हो जाता है, वहां पर समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, क्षार का प्रभाव समाप्त हो जाता है। और आप जानते हैं जब क्षार का प्रभाव समाप्त हो जाएगा या क्षार अपने गुणों को क्या कर देगा, खो देगा, तो वहाँ पर कोई रंग नहीं आता, वो रंग ही नहीं रहेगा, कोई रंग नहीं आता है। क्योंकि फिनोप्थैलीन अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देता, क्योंकि वहाँ क्षार का जो प्रभाव है ना, वो तो क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्योंकि क्षार में अम्ल मिलाने पर क्षार का प्रभाव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्लियर।
प्रॉब्लम किसी को? आगे चलिए, आगे कह रहा है वो, ध्यान देना समझना कि पुणे यानी पुणे किसमें? मिश्रण में। अब 3 चीजें हो गई मिश्रण में, पहले से NaOH था, फिनोप्थेलिन था, गुलाबी रंग हो गया, HCl मिला दिया, कोई रंग नहीं आया। अब इस मिश्रण में क्या करते हैं? अब इस मिश्रण में ध्यान देना, अब मिश्रण में, जो अब ये मिश्रण है, अब इस मिश्रण में अब मिश्रण में क्या मिलाते हैं? पुणे NaOH मिलाते हैं, यानी क्षार मिलाते हैं। पुणे क्या मिलाते हैं? उस मिश्रण में NaOH मिलाते हैं, पुणे क्या मिलाते हैं? क्षार मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? क्षार। आई बात समझ में? क्या मिलाते हैं? क्षार, यानी क्षार। यानी अब मिश्रण में पुणे NaOH की कुछ क्या मिलाते हैं? बूंदें मिलाते हैं, या NaOH की कुछ मात्रा मिलाते हैं, या NaOH की बूंदें मिलाते हैं। कुछ बूंदें लिख सकते हैं, कुछ बूंदें, ठीक है ना। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि अब मिश्रण में पुणे NaOH की बूंदें मिलाते हैं, तो कुछ बूंदें, कम मात्रा में, ठीक है ना, कुछ बूंदें मिलाते हैं। क्लियर? अब जैसे ही हम NaOH की कुछ बूंदें मिलाएंगे, ध्यान देना, NaOH की कुछ क्या मिलाएंगे? बूंदें मिलाएंगे, तो पुणे फिनोप्थेलिन जो होता है ना, फिनोप्थेलिन, वो कौन से रंग का हो जाएगा? वो गुलाबी रंग का हो जाएगा। तो NaOH की बूंदें मिलाते हैं तो पुणे कौन? फिनोप्थेलिन। कौन? फिनोल्फथैलिन। ध्यान देना, समझना, गौर देना कि जो फिनोप्थेलिन जो होता है ना, कौन होता है? फिनोप्थेलिन। लिख देता हूं, तो पुणे फिनोल्फथैलिन। गुलाबी रंग का हो जाता है। कैसे रंग का? गुलाबी रंग का। तो पुणे फिनोप्थेलिन कैसे रंग का हो जाता है? गुलाबी रंग का हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो फिनोप्थेलिन में हम जब क्या फिनोप्थेलिन है और उसके अंदर हमने क्या मिला दिया? NaOH। पुणे मिश्रण में NaOH मिलाया तो NaOH कौन हो गया? क्षार। और क्षार मतलब क्षारीय माध्यम, और क्षारीय माध्यम में जो फिनोप्थेलिन होता है वो कैसा रंग देता है? गुलाबी रंग देता है। कैसा रंग देता है? गुलाबी रंग देता है। क्लियर? तो फिनोप्थेलिन की विशेषता होती है ये क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है। कैसा देता है? गुलाबी। और अम्लीय माध्यम में और दूसरा माध्यम कौन सा होता है? उदासीन माध्यम में कैसा रहता है? रंगहीन रहता है। कैसा रहता है? रंगहीन रहता है। आई बात समझ में? कैसा रहता है? रंगहीन रहता है, ठीक है ना। क्षारीय माध्यम में कैसा होगा? गुलाबी रंग। और अम्लीय माध्यम में और उदासीन माध्यम में कैसा रहता है? रंगहीन रहता है। कैसा रहता है? रंगहीन। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है ना। पहले रंग कैसा हो गया? गुलाबी। फिर यानी क्या मिला दिया हमने? अम्ल, तो कोई रंग नहीं आता है। पुणे हमने मिश्रण में क्या मिला दिया? क्षार, तो क्या हो जाता है? फिनोप्थेलिन का रंग कैसा हो जाता है? पुणे गुलाबी। कैसा हो जाता है? गुलाबी। इसका अर्थ समझ रहे हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, समझना, कि अम्ल द्वारा क्षार का प्रभाव और क्षार द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। समझना, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिख रहा हूं मैं इसको, कि भाई अम्ल द्वारा, किसके द्वारा? अम्ल द्वारा क्षार का प्रभाव। अम्ल द्वारा क्षार का प्रभाव, ठीक है ना। अम्ल द्वारा क्षार का प्रभाव। अम्ल द्वारा क्षार का प्रभाव। अम्ल द्वारा क्षार का प्रभाव एवं क्षार द्वारा अम्ल का प्रभाव। क्षार द्वारा अम्ल का प्रभाव क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। समझना इस लाइन को, ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, कि अम्ल द्वारा क्षार का प्रभाव और क्षार द्वारा अम्ल का प्रभाव, किसका? अम्ल का प्रभाव कैसा हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कैसा हो जाता है? समाप्त हो जाता है। क्लियर? क्योंकि उसने आपकी क्रियाकलाप में लेन दी है कि भाई
क्या फिनोप्थेलिन पुनः गुलाबी रंग का हो गया? तो मैंने उत्तर दे दिया हाँ गुलाबी रंग का हो जाता है। पुनः फिनोप्थेलिन कैसे रंग का हो जाता है? गुलाबी रंग का हो जाता है। कैसे हो जाता है? गुलाबी रंग का होता है। तो वो पूछ रहा है कि आपके विचार से ऐसा क्यों होता है? हमारे विचार से इसलिए होता है कि अम्ल द्वारा क्षार का प्रभाव और क्षार द्वारा अम्ल का प्रभाव क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। आई बात समझें कि अम्ल द्वारा क्षार का प्रभाव और क्षार द्वारा अम्ल का प्रभाव क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और यही अवक्रिया, समझना, यही अवक्रिया उदासीनीकरण अवक्रिया के नाम से जानी जाती है। मैं डायरेक्ट पढ़ाता, आपकी समझ में नहीं आता। यही अवक्रिया उदासीनीकरण अवक्रिया के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? उदासीनीकरण अवक्रिया। आई बात समझ, कौन सी अवक्रिया? उदासीनीकरण अवक्रिया। ऐसी रासायनिक अवक्रिया, ध्यान देना, ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार आया क्रियाकलाप में, अम्ल एवं क्षार, ठीक ना। पहले क्षार था, फिनोप्थेलिन मिला दिया, अम्ल मिला दिया, अम्ल से क्या हो गया? इसका रंग क्या ऐसा हो गया? गायब हो गया। पुनः क्या मिला दिया हमने? क्षार की बूंदें, तो पुनः गुलाबी हो गया। मानो पुनः हम क्या मिलाते हैं उसमें? अम्ल, तो वो रंग पुनः क्या हो जाएगा? फिर गुलाबी रंग गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो वही बात है, मैंने बता दिया था कि अम्ल द्वारा क्षार का प्रभाव एवं क्षार द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। और यही क्या कहलाता है? यही उदासीनीकरण अवक्रिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? उदासीनीकरण। और प्रश्न बनता है उदासीनीकरण अवक्रिया किसे कहते हैं? और मैं उत्तर दे रहा हूं, ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार परस्पर अवक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। परस्पर अवक्रिया करके लवण एवं क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। लवण एवं क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। क्या कहलाती है? जल बनाते हैं। उदासीनीकरण अवक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? उदासीनीकरण अवक्रिया कहलाती है। प्रश्न बनता है उदासीनीकरण अवक्रिया किसे कहते हैं? तो मैं आपको उत्तर दे रहा हूं कि भाई ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार परस्पर अवक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, उसे हम उदासीनीकरण अवक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय छात्रा? उसे उदासीनीकरण अवक्रिया कहते हैं। मतलब अम्ल और क्षारक की, अम्ल एवं क्षारक की अवक्रिया के फलस्वरूप क्या बनते हैं? लवण एवं जल बनते हैं। प्रश्न था कि भाई अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अवक्रिया करते हैं? और मैंने उत्तर दे दिया कि अम्ल और क्षारक परस्पर अवक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण एवं जल बनाते हैं। अगर इसको मैं डायरेक्ट समझाता थोड़े से आप कंफ्यूज रहते, इसलिए मैंने इसको क्रियाकलाप के द्वारा समझाया है। दोबारा ध्यान समझना, प्रश्न टॉपिक था आपका कि अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अवक्रिया करते हैं, और मैं उत्तर दे रहा हूं अम्ल एवं क्षारक परस्पर अवक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। और इसे ही हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अवक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अवक्रिया कहते हैं। और वही परिभाषा मैंने आपको बोली कि अम्ल एवं क्षारक की अवक्रिया के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप लवण एवं क्या होते हैं? जल प्राप्त होते हैं। यानी अम्ल एवं क्षारक की अवक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होते हैं? लवण एवं जल प्राप्त होते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अवक्रिया कहते हैं। और इस अवक्रिया को हम निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? कि अम्ल प्लस क्षार या क्षारक, अम्ल प्लस क्षारक, ठीक है ना। और अवक्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल। क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल। आई बात समझ में? उदासीनीकरण अवक्रिया किसे कहते हैं? परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी कि ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षारक कर लो, अम्ल एवं क्षार परस्पर अवक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अवक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है?
उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। और मैंने नीचे अपक्रिया लिख दी, अम्ल प्लस क्षारक, और अपक्रिया के बाद क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल। कि जब अम्ल और क्षार परस्पर अपक्रिया करते हैं ना, तो एक दूसरे के गुणों को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। एक दूसरे गुणों क्या कर देते हैं, खो देते हैं। भाई अम्ल द्वारा क्षार का प्रभाव और क्षार द्वारा अम्ल का प्रभाव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और यही उदासीनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, उदासीनीकरण। क्लियर। दोबारा ध्यान से मैं कह रहा हूं कि अम्ल द्वारा, महत्वपूर्ण लाइन है, अम्ल द्वारा क्षार का प्रभाव और क्षार द्वारा अम्ल का प्रभाव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है उदासीनीकरण अवक्रिया। क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अवक्रिया। क्लियर। क्लियर। मैं बता रहा हूं कि जब अम्ल और क्षार परस्पर अपक्रिया करते हैं ना, तो अपने एक दूसरे के गुणों को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। अम्ल क्षार के गुणों को समाप्त कर देगा, क्षार अम्लों के गुणों को समाप्त कर देगा, तो तीसरा एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या, लवण। लवण क्या होता है, उदासीन होता है, ना अम्लीय ना क्षारीय, ना अम्लीय ना क्षारीय। कैसा होता है, कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। क्लियर। क्लियर ये बात। तो ध्यान देना, समझना। मैंने आपको बता दिया उदासीनीकरण अवक्रिया किसे कहते हैं, और आपको उत्तर दे दिया कि अम्ल और क्षार परस्पर अवक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण एवं जल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इसी अवक्रिया को हम उदासीनीकरण अवक्रिया के नाम से जानते हैं। और नीचे लिख दिया मैंने, अम्ल एवं क्षारक क्या बना रहे हैं अवक्रिया बाद, लवण एवं जल। क्लियर। क्रियाकलाप से समझ में आ गई होगी, क्योंकि पहले देखो हमने परखनली में क्या लिया था, क्षार, क्या डाला था, फिनोप्थेलिन, कैसा हो गया, गुलाबी रंग हो गया। अब इस गुलाबी रंग हो गया क्योंकि हम जानते हैं फिनोप्थेलिन जो होता है ना, वो क्षारीय माध्यम में कैसा रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। कैसा रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। अब इस विलयन में पुनः हमने एक एक बूंद किसकी डाल दी, तनु HCl विलयन की, और हम देखते हैं कोई रंग नहीं आता है। क्यों रंग नहीं आता है, क्योंकि क्या करता है, अम्ल जो है डालेंगे वो क्षार के प्रभाव को समाप्त कर देगा, तो कोई रंग नहीं आएगा। और वैसे भी आप जानते हैं फिनोप्थेलिन जो होता है ना, फिनोप्थेलिन वो अम्लीय माध्यम में कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता है, रंग गायब हो जाता है। क्लियर। क्लियर। अब इस मिश्रण में क्या करते हैं, पुनः NaOH की कुछ बूंदें मिलाते हैं। पुनः क्या मिलाते हैं, NaOH की कुछ बूंदें मिलाते हैं, तो पुनः जो फिनोप्थेलिन होता है कैसे रंग का हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। कैसे रंग का हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। क्यों, क्योंकि NaOH की बूंदें मिला रहे हैं, तो पहले जो हमने अम्ल क्षार मिलाया था और अम्ल मिलाया था, वहाँ प्रभाव समाप्त, एक दूसरे के प्रभाव समाप्त हो गए, पुनः हमने क्षार मिला दिया। अब इसको प्रभाव को समाप्त करने फिर दोबारा से क्या मिलाना पड़ेगा हमें, अम्ल, तभी तो प्रभाव समाप्त होगा। लेकिन हमने केवल क्या मिला, NaOH, तो पुनः उसका रंग कैसा हो जाएगा, फिनोप्थेलिन गुलाबी रंग का हो जाता है। क्लियर। और मैंने आपसे कह दिया था कि अम्ल द्वारा क्षार का प्रभाव और क्षार द्वारा अम्ल का प्रभाव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। या अम्ल क्षार जब परस्पर अवक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के गुणों को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। क्या कर देते हैं, खो देते हैं। एक दूसरे के गुणों को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। क्लियर। और इसी को हम उदासीनीकरण अवक्रिया के नाम से जानते हैं। और मैंने बताया उदासीनीकरण अवक्रिया किससे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अवक्रिया, ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षारक परस्पर अवक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अवक्रिया कहलाती है। क्लियर। अब इसके कुछ उदाहरण मैं आपको समझा देता हूँ, तो ध्यान से समझना भाई। इसके एक दो उदाहरण दे देता हूँ। अब तक मैंने आपको शब्द समीकरण ही लिखा है। क्या लिखा है, शब्द समीकरण, कि भाई अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार परस्पर जब अवक्रिया करते हैं तो लवण एवं क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जल। तो ये आपका मैंने केवल शब्द समीकरण लिखा था। क्या, शब्द समीकरण। अब इसके मैं कौन से रासायनिक समीकरण के एक दो उदाहरण आपके लिए दे देता हूँ, तो ध्यान देना भाई, समझना, गौर देना भाई। तो देखिए, ध्यान से पढ़ो प्रिय छात्र छात्राओं, ठीक है ना, मेहनत कीजिए और अधिक से अधिक घर पर पढ़ो, ठीक है ना। बहुत जल्दी आपके स्कूल खुलने वाले हैं, बहुत जल्दी, 1 सितंबर से। कितने से, 1 सितंबर से। तो सुनिए भाई, मैंने लिख दिया तो अम्ल ले लेता हूँ। अम्ल ले लिया मैंने HCl। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और क्षारक ले लिया मैंने NaOH। NaOH
क्लियर। और अब क्रिया के बाद क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और क्या बनाएंगे, जल। तो देखो NaCl क्या बना देंगे, NaCl। इधर क्या बचा H और इधर क्या बचा OH, दोनों परस्पर मिलकर क्या बना देंगे, जल बना देंगे। तो देखिए अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार ऐसी रासायनिक विक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके क्या करके, परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण एवं जल। तो NaCl सोडियम क्लोराइड नमक है लेकिन है क्या, लवण है। तो ये बना है सोडियम क्लोराइड। क्या बना है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण है। क्या है, लवण है, क्लियर। और ये क्या है, जल। H2O क्या है, जल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो किसका उदाहरण है, क्षारक का उदाहरण है। तो देखो अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। यानी सोडियम क्लोराइड जो है किसका उदाहरण है, लवण का उदाहरण है। क्लियर। प्रॉब्लम किसी को, अरे किसी को प्रॉब्लम भाई, ठीक ना। तो ये हो गई अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण एवं जल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और चलते हैं अगली अपक्रिया, देखो H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरी अपक्रिया लिखा रहा हूँ मैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा, ठीक है ना। और ये अपक्रिया कर रहा है NaOH के साथ। किसके साथ अपक्रिया कर रहा है, NaOH के साथ। तो देखिए अपक्रिया करने के बाद क्या बनाएगा, अपक्रिया करने के बाद बनाएगा ये Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट। क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। और किससे प्लस क्या बना देगा, H2O। क्या बना देगा, H2O जल। तो देखो ये क्या है, H2SO4 क्या हुआ, अम्ल हुआ कि नहीं हुआ, H2SO4 ये अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है ना। और NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, क्षारक है। क्या है, क्षारक, अम्ल और क्षारक। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाम लिख लेना इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है, क्षारक है। क्या है, क्षारक। और अपक्रिया करने के बाद क्या बना रहे हैं, सोडियम सल्फेट यानी लवण बना रहे हैं। और क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट क्या है, सोडियम सल्फेट, ठीक है ना। और सोडियम सल्फेट क्या है, लवण है, सोडियम सल्फेट, ठीक है ना। कैसे बना, आप जानते हैं सोडियम संयोजकता कितनी होती है, +1 और SO4 कितनी होती है, माइनस। संयोजकता, ऑक्सीकरण अंक कह देते हैं इनको, क्या कह देते हैं, ऑक्सीकरण अंक भी बोल देते हैं, ठीक है ना। संयोजकता शब्द सही नहीं लगता है, क्या बोलते हैं इनको, ऑक्सीकरण। तो देखो SO4 जो होता है, SO4 का ऑक्सीकरण अंक कितना है, -2 है। और Na का कितना है, प्लस है, ये कितना है, प्लस है। और जो अणु सूत्र बनेगा तो क्या आ जाएगा, आपस में ऑक्सीकरण अंक जो होते हैं, संयोजकता होती है, आपस में क्या हो जाती हैं, क्रॉस हो जाती हैं। तो क्या बन जाएगा, Na2SO4, Na2SO4 प्लस जल का निर्माण हो जाएगा। अब क्रिया बैलेंस कर लो। तो देखिए बैलेंस कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने, 2, कितने 2, ठीक है ना। इधर हाइड्रोजन कितने, 2, ठीक है ना, कितने 2। सल्फर देखो कितने, 1, सल्फर कितने, 1। ऑक्सीजन देखो 4 ये रही और 1 ये रही, कितनी हो गई, 5। इधर देखो 4 और 1 5। क्लियर। Na देखो इधर कितने, कितने 1, इधर Na कितने 2। तो बैलेंस के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। अब 2 लगा दिया तो समझना, दोबारा से ध्यान देना, हाइड्रोजन कितने 2 और इस 2 लगाने से हाइड्रोजन भी इधर भी कितने हो गए, 2। कितने हो गए, 2। तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु इसमें और 2 हाइड्रोजन के परमाणु इसमें, कुल कितने परमाणु हो गए, 4। इधर देखो कितने, 2। तो ऐसी संख्या से गुणा करो, हिट एंड ट्रायल विधि, अनुमान विधि, कितने हो जाए, 4। 2 का गुणा 2 से कर दूं, कितने हो गए, 4। क्लियर। आगे बढ़िए, सल्फर 1, सल्फर 1। ऑक्सीजन देखो 4 और 2, कितने हो गए, 6 परमाणु हैं अभिकारक पक्ष में। उत्पाद पक्ष में देखो 4 और 2 6। क्लियर। सोडियम 2, सोडियम 2। ऑक्सीजन अभी बता दिया, 4 और 2 6, वही 4 और 2 6। हाइड्रोजन देख लीजिए, वही 2 और 2 कितने, 4, वही 2 दूनी 4। क्लियर। तो ये हो गया आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में।
अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका उदासीनीकरण अवक्रिया की। उदासीनीकरण अवक्रिया किसे कहते हैं? और मैंने बता दिया आपको कि भाई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना? और इसका मैंने क्रियाकलाप द्वारा इसको मैंने आपको समझाया। तो टॉपिक क्या था? अम्ल और क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए, क्या होगा तुम्हारा उत्तर? कि अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण एवं जल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। लवण एवं जल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्लियर? क्लियर? ध्यान देना। तो देखिए ये हो गया आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना? इसमें एक शब्द बहुत आता है, तनु और सांद्र। तनु और सांद्र। तो तनु मतलब पतला और सांद्र मतलब गाढ़ा। सांद्र का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। तो एक प्रश्न बनता है भाई तनुकरण से आप क्या समझते हैं? समझना, तनुकरण से आप क्या समझते हैं? भाई अम्ल जो होता है ना, अम्ल या क्षार, तो सांद्र क्या होते हैं? सांद्र गाढ़े होते हैं। लेकिन तनुकरण का मतलब, तनु मतलब पतला, उनको पतला करते हैं। क्या करते हैं? पतला। क्या मिलाकर? जल मिलाकर। क्या मिलाकर? जल मिलाकर। तो उससे रिलेटेड प्रश्न है कि तनुकरण से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न को भी आप नोट कर लेना। ठीक है ना? बहुत कंफ्यूज होता है तनुकरण। तो प्रश्न नोट करना, तनुकरण से आप क्या समझते हैं? तनुकरण से आप क्या समझते हैं? ये अपना प्रश्न है, तनुकरण से आप क्या समझते हैं। क्लियर? तो इसका मैं उत्तर लिखा रहा हूँ, तनुकरण। वैसे सुनो, ध्यान देना, तनु का शाब्दिक अर्थ होता है पतला और सांद्र का अर्थ होता है गाढ़ा। लेकिन अम्ल क्षार सामान्यतः कैसे होते हैं? सांद्र ही होते हैं लेबोरेटरी के अंदर। और उनमें जब जल मिलाते हैं ना, जल सांद्रों में, तब वो कैसे होते हैं? पतले होते हैं, जिसको हम तनुकरण के नाम से जानते हैं। उनके इकाई आयतन में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इकाई आयतन में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। उसी को क्या बोलते हैं हम? तनुकरण। क्या बोलते हैं? तनुकरण। तो देखिए लिखना, जल में, उत्तर दे रहा हूँ मैं, जल में सांद्र अम्ल, जल में सांद्र अम्ल, जल में सांद्र अम्ल अथवा क्षारक मिलाने पर, जल में सांद्र अम्ल अथवा क्षारक मिलाने पर, क्षारक मिलाने पर, क्षारक मिलाने पर, जल में सांद्र अम्ल अथवा क्षारक मिलाने पर, क्या मिलाने पर? क्षारक मिलाने पर, अम्ल मिलाने पर, किसमें? जल में। क्षारक मिलाने पर, ठीक है ना? आयनों की सांद्रता में, किसमें? आयनों की सांद्रता में। जल में सांद्र अम्ल तथा क्षारक मिलाने पर, किसमें? आयनों की सांद्रता में। मिलाने पर आयनों की सांद्रता में, आयनों की सांद्रता में। मिलाने पर अम्ल या क्षारकों की या आयनों की, मिलाने पर आयनों की सांद्रता में, आयनों की सांद्रता में। ठीक है ना? आयनों की सांद्रता में। अब आयन क्या हो गए? अम्ल क्या होते हैं? एच आयन। अम्ल क्या देते हैं? आरएनएस के अनुसार एच आयन। और क्षार क्या देते हैं? हाइड्रोसिलाइन। क्या देते हैं? हाइड्रोसिलाइन। OH आयन, हाइड्रोसिलाइन, हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर? तो देखिए, जल में सांद्र अम्ल अथवा क्षारक मिलाने पर आयनों की सांद्रता में, आयनों की सांद्रता में प्रति आयतन, प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ध्यान देना, कमी हो जाती है। क्या कहलाता है? तनुकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तनुकरण। इसे तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे तनुकरण। इसे तनुकरण कहते हैं। ध्यान देना, क्या कहते हैं? तनुकरण। इसे तनुकरण कहते हैं। गौर देना, समझना। मैं बता रहा हूं तनुकरण से आप क्या समझते हैं। तनुकरण से आप क्या समझते हैं? और मैंने बताया कि जल में सांद्र अम्ल, जल में मिलाए जाते हैं। ठीक है ना? जल में सांद्र अम्ल
अथवा क्षारक मिलाने पर आयनों की सांद्रता में प्रति आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आयनों की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आयनों की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसे ही हम तनुकरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं इसे, तनुकरण। तो ध्यान रखना, अम्ल और जो अम्ल हैं, खनिज अम्ल के उदाहरण हैं जो लेबोरेटरी के अंदर होते हैं, खनिज अम्ल होते हैं। ये होते हैं कार्बनिक अम्ल, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं वो होते हैं कार्बनिक अम्ल। और खनिज अम्ल होते हैं जो लेबोरेटरी प्रयोगशाला में, जैसे HCl है, ठीक है ना, H2SO4 है, HNO3 है। ये सब कैसे होते हैं, ये खनिज अम्ल होते हैं। कैसे होते हैं, खनिज, ये सांद्र होते हैं। और इनमें जब जल मिलाते हैं ना, जल, तो इनके प्रति आयतन में क्या आ जाती है, प्रति इकाई आयतन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। किसमें, आयनों की सांद्रता में। किसमें, आयनों की सांद्रता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्या आ जाती है, कमी। इसी को हम तनुकरण के नाम से जानते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है इसमें कि अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रियाएं। अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रियाएं। तो अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में आपको बताएंगे। तब तक जितना आज पढ़ाया उसको याद करना, पिछला जितना पढ़ाया उसको आप कंप्लीट करके चलना। मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। ओके, थैंक्स। ओके।